चौथा व्यंजन वर्गीकरण जो है वो है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है और जिह्वा के दोनों बाजू से हवा जो है वो बाहर आती है, उसे कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। और वो है ल। देखो ल ल ल, उच्चारण जिह्वा उच्चारण स्थान को स्पर्श कर रही है और जिह्वा के आजू बाजू से हवा जो है वो बाहर आ रही है और वो ल का उच्चारण करती है, इसलिए उसे ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर है परिवेष्टित व्यंजन। परिवेष्टित व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा उल्टी होकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उल्टी होकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उसे परिवेष्टित व्यंजन कहते हैं। और वो कौन से हैं? जिह्वा उल्टी कब होती है? ट, ठ, ड, ढ, न, है ना। जब ट वर्ग है यह परिवेष्टित व्यंजन है, जिह्वा जो है उल्टी होती है, उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, उसे हम परिवेष्टित व्यंजन करते हैं। और फिर छठा वर्गीकरण जो है वो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिसके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान पर झटके से स्पर्श करती है और नीचे जा जाती है। ट में देखो वो जहाँ पे कुछ पल रहती है, कुछ मैक्सिमम सेकंड, लेकिन उत्क्षिप्त में क्या होता है कि बिल्कुल स्पर्श करते हुए झट से वापस आ जाती है, उसे कहते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। और वो है ड ढ। ड उर्दू अरबी में जो नुक्ता वाले ड ड ड, है ना, वो उनको स्पर्श करके वो नीचे आ जाती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और फिर सातवां है प्रकंपी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा में प्रकंप होता है, थरथराती है जिह्वा, उसको बोलते हैं प्रकंपी व्यंजन। और वो एकमात्र व्यंजन है, कौन सा है आपको पता है ना, बोल के देखिए, र, र है ना, र। जिह्वा देखो हमारी थरथराती है, इसलिए र जो है यह हमारा प्रकंपी व्यंजन है। और फिर आठवां जो व्यंजन है वो है अर्धस्वर। अर्धस्वर व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर की तरह सबाद भी नहीं, अबाद भी नहीं होता और व्यंजनों की तरह सबाद भी नहीं होता, वो स्वर की तरह भी उच्चारित नहीं होते और व्यंजनों की तरह भी उच्चारित नहीं होते, तो बीच के होते हैं, उन व्यंजनों को अर्धस्वर कहते हैं। वो आधे स्वर है, आधे व्यंजन है, उन्हें हम अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। और वो है य और व, य और व। इनका उच्चारण जो है वो आसानी से होता है, अर्धस्वर की तरह होता है, न स्वर की तरह होता है न व्यंजन की तरह, उन्हें अर्धस्वर व्यंजन हम कहते हैं। और फिर अंतिम है नासिक के व्यंजन। नासिक व्यंजन हमने उच्चारण स्थान में देखा था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से बाहर आती है, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। और इस तरह से अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम क्या करते हैं, व्यंजनों का जो है वो वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो प्रकार है उच्चारण ध्वनियों के वर्गीकरण का, वो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर का अर्थ हम समझ के, बाह्य मुख के बाहर क्या होगा प्रयत्न। बाह्य का अर्थ ये है कि मुख के और भी अंदर, मतलब कहाँ, गले में। उच्चारण स्थान पहले पूरा आ गया उच्चारण स्थान। दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न, मतलब इसके भीतर, मुख के भीतर क्या हो रहा है वो हमने देखा। और अब है बाह्य प्रयत्न के आधार। बाह्य मतलब कहाँ, मुख के बाहर नहीं, मुख के और अंदर जो प्रयत्न होते हैं उन्हें कहते हैं हम बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी 9-10 प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो है उसमें से वो है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां जो है वो अलग अलग होती है, दूर दूर होती है। मैंने आपको बताया था कि स्वर यंत्र होता है और स्वर यंत्र के बीच में 2 पतली झिल्लियां होती है जिन्हें हम स्वर तंत्रियां कहते हैं। और वो जो स्वर तंत्रियां है वो जब हम शांत होते हैं बैठे हुए, तब वो स्वर तंत्रियां दूर दूर होती है, इसलिए हवा जो है आसानी से आती है, आसानी से जाती है। लेकिन जब हम बोलते हैं उस वक्त वह स्वर तंत्रियां पास में आती है और फिर हवा को रगड़ खा के बाहर निकलना पड़ता है। इसके आधार पर यह सारा वर्गीकरण। तो अघोष व्यंजन उन व्यंजनों को कहेंगे कि जिसमें स्वर तंत्रियां जो है वो दूर दूर ही है, जब बहुत ज्यादा पास नहीं है, है ना, दूर दूर ही है।
और आती भी है तो बहुत पास नहीं, मतलब एक दूसरे को सिमट नहीं जाती, वो पास मात्रा आती है थोड़ी सी, लेकिन उनमें से हवा जो है आराम से आती जाती है, उन्हें हम कहते हैं अघोष व्यंजन। और अघोष व्यंजन में कौन है? सभी व्यंजन, क से लेके क वर्ग, क ख च छ, मतलब प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर, मतलब क वर्ग में क्या होगा? क ख, च वर्ग में क्या होगा? च छ, ट वर्ग में क्या होगा? ट ठ, त वर्ग में क्या होगा? त प, और प वर्ग में क्या होगा? प फ। समझे? त थ प फ। तो पहले दो वर्ण, हर वर्ग के पहले दो वर्ण जो है वो क्या हो गए? अघोष व्यंजन, उनके लिए स्वर तंत्रिया दूर दूर। और फिर दूसरा जो वर्गीकरण है वो है घोष व्यंजन। घोष व्यंजन उन व्यंजनों को कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिया पास पास होगी, और इसलिए हवा को रगड़ खा के निकलना पड़ेगा, और तब क्या होगा? घोष होगा, मतलब आवाज होगी। और उन व्यंजनों को हम कहेंगे घोष व्यंजन। और वो व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवा वर्ण। देखिए, क वर्ग में क्या होगा? क ख अघोष हो गए, फिर क्या बचा? ग घ ञ, ये क्या हो गए? घोष व्यंजन। वैसे च वर्ग में क्या होगा? च छ तो अघोष हो गया, फिर छ ज झ, ज झ य, ये क्या हो गए? घोष हो गए। ठीक है। ट वर्ग में क्या होगा? ड ढ ण, त वर्ग में क्या होगा? द ध न, प वर्ग में क्या होगा? भ प फ गया, ब भ म। ठीक है। न वर्ग में क्या होगा? द ध न। तो अंतिम के तीन अक्षर है ना, मैंने आपको नोट्स वैसे भेज दी है, वो आप देख लेना। तो अंतिम तीन वर्ग क वर्ग के, च वर्ग के, सभी ये पांच जो वर्ग है, इनमें से जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? घोष व्यंजन होगा। और फिर तीसरा है अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजन को कहते हैं जिसमें प्राण मतलब क्या? हवा। अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम हवा लगती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? प्रत्येक वर्ग के, मतलब क वर्ग में समझ लो तो प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनि, क घ ञ, है ना। च वर्ग में क्या होगा? च ज ञ। ट वर्ग में क्या होगा? ट ड ण। त वर्ग में क्या होगा? त ध, त द और न। प वर्ग में क्या होगा? प ब म। समझिए, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा जो भी ध्वनि है वो क्या होंगे? अल्प प्राण। उनको हवा कम लगेगी। पहले अक्षर में जब क में हवा कम लगती है, ख में ज्यादा लगती है ना। तो इसके साथ हम दूसरा, चौथा ले लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन उन व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में हवा ज्यादा लगेगी। अल्प प्राण में, अल्प मतलब कम, महा मतलब ज्यादा, अल्प प्राण मतलब जिसमें कम हवा लगती है वो है क। महाप्राण मतलब जिसमें हवा ज्यादा लगती है ख। अल्प प्राण ग, महाप्राण घ। समझ गए? तो इस तरह से सारा वर्गीकरण किया जाएगा। महाप्राण व्यंजन जो है वो दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो क्या होगा? महाप्राण व्यंजन होगा, जिसमें हवा ज्यादा लगेगी। ठीक है। फिर पांचवा है विवार। विवार व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में हवा आसानी से बाहर, विवार मतलब क्या? नली, है ना। पहले के जमाने में जब हमारी माताएं और हमारी दादी नानी चूल्हे पे जब काम करती थी तो चूल्हा फूंकने के लिए एक नली होती थी, करके उसमें से हवा से फूंकते थे, उसको बोलते विवार। विवार मतलब खाली नली। और कब रहेगी खाली नली? जब हमारी स्वर तंत्रियां दूर दूर होगी तो विवार की स्थिति बनेगी ना, तो हवा जो है आसानी से आएगी, जाएगी और उच्चारण आसानी से करेगी, उसे कहते हैं विवार ध्वनिया। और सभी वर्ग जो है वो विवार ध्वनिया में आती है। फिर है संवार ध्वनिया। संवार ध्वनियों में क्या होता है कि स्वर तंत्रियां पास पास होती है और संक्रिय होती है वो गली हवा बाहर निकलने की, उसको हम बोलते हैं संवार व्यंजन। और वो है ग, ज, द और ब। ग, ज, द, ब, इसके उच्चारण में
हमें हवा भी ज़्यादा लगती है और स्वर तंत्रियाँ पास में आ जाती है, इसलिए ताकत ज़्यादा लगती है, हवा ज़्यादा लगती है, इसलिए उनको हम संवार व्यंजन कहेंगे। और सातवां है श्वास व्यंजन। श्वास व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें श्वास आसानी से आती है जाती है, उसको कहते हैं श्वास व्यंजन, और वो है ध फ ठ। ध फ ट, समझ गए। उसके साथ आठवां जो वर्गीकरण है वो है नाद। नाद मतलब क्या? आवाज। और नाद कब होगा? जब स्वर तंत्रियां पास पास होगी तब नाद होगा, है, सीधी सीधी सी बात है। तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन करके जिन व्यंजनों का वो उच्चारण होता है उन्हें नाद व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में नाद होता है उन्हें नाद व्यंजन कहते हैं। कितना सामान्य है। और वो जो व्यंजन है वो है म न न, म न न, म न बान वाला और न नल वाला। ये तीन जो व्यंजन है ये नाद व्यंजन माने जाते हैं। इस तरह से हमने स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण देख लिया है। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, समझ गया। उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओठों के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। उच्चारण स्थान के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। स्वर यंत्र जो है ध्वनि यंत्र जो है वो मैंने आपको दिखाया है। तो उसमें क्या आता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी फेफड़े में जाती है, और फेफड़े से जब हवा, अशुद्ध हवा जब बाहर निकलती है तो हमारे यहाँ पे स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र से वो हवा निकल कर बाहर आती है, और बाहर आते हुए हवा जहाँ जहाँ स्पर्श करके आती है उसे उच्चारण स्थान के आधार पर कहा जाता है। फिर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मतलब क्या कि मुख के अंदर जो जो भी प्रयास होता है उस ध्वनि के उच्चारण के लिए उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं कि हमारे मुख के अंदर मतलब गले के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, प्रयास होते हैं उस ध्वनि के उच्चारण के लिए, उसे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कहा जाता है। इस तरह से हमने ध्वनि विज्ञान, यह सबसे कठिन और सबसे अच्छा टॉपिक है ना, मुझे यकीन है कि आपको मैंने बहुत सहज करके बताया है, और आप उनको पढ़े, आप इसको पढ़े, बार बार पढ़े, आईने के सामने खड़े होकर उनका उच्चारण करके देखें स्वरों का और व्यंजनों का। आपको बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। 1-2 स्वर कम ज़्यादा हो सकते हैं, आगे पीछे भी आपको स्पर्श हुआ ऐसा महसूस हो सकता है। अब ये जो व्यंजन जो तय किए जाते हैं एक यंत्र है, यंत्र के माध्यम से उनका उच्चारण कहाँ कहाँ होता है इसको वो जानते हैं, देखते हैं, परफेक्ट देखते हैं कि बिल्कुल कहाँ पे स्पर्श हो रहा है। इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसीलिए हो सकता है हमारे उच्चारण में थोड़ी कमी कम ज़्यादा हो जाए तो हमारा उच्चारण आगे पीछे उच्चारण स्थान के लिए हो सकता है, लेकिन ये जो है यंत्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण ये सटीक माना जाता है। इसलिए आपको इसी तरह का अध्ययन करना है और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाना है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ गया है। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी जो चैट बॉक्स है उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका उत्तर जो है अगले वीडियो में मैं दे दूँगा। ठीक, धन्यवाद।